अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में ईद का मौसम तमाम होते ही गिरफ्तारियों का मौसम चल पड़ा है, जिसका असर 7 समंदर पार लंदन में भी दिखाई दे रहा है। इरादा अपोजिशन का था, लेकिन दमादम मस्त कलंदर बज़ाहिर हुकूमत की जानिब से हो रहा है। जरदारी, हमजा, नवाज, अल्ताफ हुसैन सब गिरफ्तार हैं। एक तरफ सियासी और अपोजिशन रहनुमाओं के लिए मुश्किलात के पहाड़, तो दूसरी तरफ आवाम पर बजट के जरिए महंगाई का समंदर बहाने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया है, तो प्यारे वज़ीर आज़म, आप भी आवाम पर रहम करने के बारे में सोच लेते। टैक्स में इजाफा, खाने पीने की अशिया में इजाफा, बजट तजावीज़ देखकर ऐसा मालूम होता है, ऐसा महसूस होता है कि आवाम के सब्र में आप अभी और मज़ीद इजाफा चाहते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। बजट में हुकूमत ने आवाम को मज़ीद सख्त फैसलों के बोझ तले दबा दिया है। इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। एशियाई रियासतों को ज़ीरो रेट पर ये जनाब स्पीकर हुकूमत ने गरीब तबके की ही हो। ओगरा की जानिब से CNG की कीमतों में इजाफा हुआ। इस वक्त कारोबारी इंपोर्ट पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स आए है। हौसला रखिए जनाब, बजट आ नहीं रहा है, बजट आ गया है। हुकूमत बदली, बजट भी बेशक बदला, लेकिन न बदला तो ऐवान का माहौल। इस बार भी बजट इजलास में आगाज़ में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया। अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर का घेराव किया, स्पीकर डेस्क का, बजट तजावीज़ की दस्तावेज़ात की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान के अंदर खूब शोर शराबा हुआ और इस सारे हंगामे को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर बजट पेश करते रहे और आगाज़ में ही शिकवे शिकायतों का पिटारा खोल कर रख दिया। हुकूमत संभाली तो मईशत माली बहरान का शिकार थी। 97 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों का सामना है। गुज़िश्ता 5 साल में बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ। मालियाती खसारा 2260 अरब रुपए तक पहुँच गया है। उन्हीं की ज़बानी सुनिए पहले। जनाब स्पीकर, मईशत की वो सूरत हाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली, वो मैं बयान कर रहा था कि बिजली के निज़ाम का गर्दशी कर्जा 1200 अरब रुपए तक पहुंच गया था और 38 अरब रुपए माहाना की शरह से बढ़ रहा था। सरकारी अदारों की कारकर्दगी 1300 अरब रुपए के मजमूई खसारे से जाहिर थी। पाकिस्तानी रुपए की कदर बुलंद रखने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए गए। इस महंगी हिकमत अमली से एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा, इम्पोर्ट्स को सब्सिडी मिली और मईशत को नुकसान हुआ। तो वज़ीर मुमलिकत हम्माद अज़हर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई सोच के साथ आई है, आवाम की ज़िंदगी तब्दील करने का वक्त आ गया। लेकिन क्या मौजूदा बजट के तहत ये तब्दीली आएगी? अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है और महंगाई की फहरिस्त में चीज़ों की तादाद कुछ ज़्यादा है। CNG, घी, चीनी, खुश्क दूध, मशरूबात, जेवरात, बेकरी आइटम्स, सब कुछ तो महंगा हो गया जनाब। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि काबीना मेंबरान की तनख्वाहों में 10% कटौती का फैसला किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है वैसे ये। ग्रेड 21 से 22 के सरकारी अफसरान की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। बजट में नॉन फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। नॉन फाइलर 50 लाख रुपए से जायद की जायदाद भी खरीद सकेंगे। मुकर्ररा तारीख के बाद गोशवारे जमा कराने पर भी एक्टिव लिस्ट में नाम शामिल होगा। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफा किया गया। 6 लाख रुपए से जायद सालाना आमदन पर टैक्स स्लैब की तादाद 11 कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके के लिए काबिल टैक्स जो है वो आमदन की हद कुछ तकरीबन 6 लाख कर दी गई है। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए जो काबिल टैक्स है वो आमदन की हद 4 लाख कर दी गई है। हम्माद अज़हर साहब जो तनख्वाहों के हवाले से भी उन्होंने बात की। मौजूदा साल तनख्वाहदार तबके के लिए को टैक्स छूट से 80 अरब का नुकसान हुआ है, जो मिफ्ता इस्माइल के फैसले से हम तमाम लोग बड़े खुश हुआ करते थे, उसके लिए ये बात कर रहे हैं। हुकूमत का ये बजट आवाम को रिलीफ देगा या आवाम सख्त फैसलों के बोझ जीद दब जाएंगे, और अवामी रिएक्शन अब इस पर क्या आएगा? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, अली रहीम साहब साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम हमारे सियासी रहनुमाओं को भी लेंगे। पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। आफ्ताब सिद्दीकी भी लंदन से हमारे साथ होंगे। लेकिन अली रहीम साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उस्मान डार साहब भी साथ मौजूद हैं, आपको भी मैं वेलकम करती हूँ उस्मान साहब। सबसे पहले अली साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो तमाम लोग जो तनख्वाहदार तबका है बशमूल मेरे,
हम तमाम लोग परेशान हैं कि एक वो मिफ्ता इस्माइल वाला और अब जो आया है फिर टैक्स स्लैब आई थिंक दोबारा से रिवाइज हुए हैं। जरा बताइएगा कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए हुआ ये है कि जो इस दफ़ा जो टैक्स वो जो एग्जामेशन 4 लाख से बढ़ा के उन्होंने सीधा 12 लाख का एग्जामेशन कर दिया था और उसके बाद भी उन्होंने स्लैब्स जो है ना कम रखा हुआ था। इस दफ़ा हुआ क्या है कि 6 लाख तक एग्जामेशन रखा हुआ है, सैलरीज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो 5%, 10%, फिर 15% वगैरह वगैरह बढ़ाते गए और ये टोटल जो है 11 स्लैब्स पे ले गए हैं। तो जहाँ तक ये स्लैब्स का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊँ जो लास्ट टाइम जो उन्होंने किया था 4 से 12, उस वक्त हम लोग खुद बहुत सरप्राइज हुए थे कि इतना बड़ा जंप कैसे दे दिया। तो अब मेरा ख्याल से इसको खैर अब ये रिवर्स से वो कह रहे हैं कि 80 बिलियन का फ़र्क पड़ेगा, इस तरह का कुछ कह रहे थे फिगर। अब आई डोंट थिंक इतना का फ़र्क होना चाहिए, बट एनीवे तो जो अभी तनख्वाहदार को होगा, मिसाल के तौर पे 18 लाख रुपए का जो तनख्वाह जो पहले ले रहा था या 12 लाख का जो तनख्वाह लिया था वो ज़ीरो दे रहा था, अब उसको 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक चेंज लेकर आए हैं लोग इस 2019-2020 के लिए। तो आपको थोड़ा सा टैक्स आई एम सॉरी ज़्यादा लगेगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे पहले कि खुरम साहब आपकी जानिब आऊँ, ज़रा मैं पीपल्स पार्टी से पूछ लेती हूँ उनको बजट तजावीज़ कैसी लगी हैं। हैदर जमान साहब के पास मैं आती हूँ दोबारा। उस्मान डार साहब, वैसे आपको क्या लगता है कैसा बजट पेश किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? कप्तान बार बार कहते रहे हैं घबराना नहीं है, सब्र करना है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपको लगता है कि ये ऐसा बजट है कि मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आएंगे, या फिर आवाम की नाराज़गी देख रहे हैं? देखें, मौजूदा माली मुश्किलात जिस तरह और मुआशी मुश्किलात का सामना है हुकूमत को भी और मुल्क को भी, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बड़ा ही बैलेंस्ड बजट है। 3-4 चीज़ें जो इस बजट में जो तारीखी हुई हैं, एक तो मैं अपनी अजीम पाक फ़ौज को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल इस बजट में इंक्रीज़ नहीं लिया। उसके बाद फेडरल में भी बाकायदा 460 अरब से 437 अरब के ऊपर उन्होंने अखराजात को पाक किया। 23 अरब रुपए की स्टोरिटी कैंपेन, जिसकी माजी में भी वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे थे, उसका अमली मुज़ाहरा इस बजट में किया गया है। उसके बाद वज़रा ने 10% अपनी तनख्वाहें कम कर दी हैं। फिर ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ने जा रही हैं। और बेसिकली इस बजट में अगर आप देखें तो सोशल वेलफेयर की तरफ सारी की सारी जितनी भी हमारी अगर सब्सिडीज़ हैं या जितने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुकूमत के प्रोग्राम हैं, वो आम आदमी के लिए, आम आदमी को उठाने के लिए अगर एहसास प्रोग्राम की बात की जाए 180 अरब रुपए इस बजट में रखे गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 100 अरब रुपया इस बजट में बाकायदा अनाउंस किया गया है। इसके तरह शेल्टर होम्स आप देख लें, जो भी चीज़ है वो एक सोशल वेलफेयर की तरफ जा रही है। एक बात ज़रूर है कि अगर आप माजी में भी देखें तो बजट का खसारा तकरीबन हर हुकूमत जो बजट पेश करती आई है उसमें बजट खसारा देखने को मिला है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आज पाकिस्तानियों को अपील करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से की वसातत से, देखें, जब तक हमारा टैक्स नेट इंक्रीज नहीं होगा, जब तक हमारी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आप कब तक 4,500 की ये रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्स की हो रही है और उसके बरक्स 6,000 6,500 के करीब आपके अखराजात हैं। जिस तरह अब हमने हदफ सेट किया इंशाल्लाह ताला 5,500 अरब का, इंशाल्लाह ताला उसे पूरा अचीव करने की कोशिश करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि 21-22 करोड़ का ये मुल्क हमारा पाकिस्तान, और उसके अंदर सिर्फ 20 लाख लोग हैं जो फाइलर हैं। उसके अंदर भी 7-8 लाख लोग ऐसे हैं नाज जो सिर्फ कहते हैं कि हमारे अखराजात ज्यादा हैं, आमदन कम है, और वो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। और 6 लाख तो बाई डिफॉल्ट ही आपके जो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन हैं उनके पास चॉइस कोई नहीं, इसलिए वो टैक्स अदा कर रहे हैं। शॉप से एक टूथपेस्ट भी खरीदने जाएं तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप देते ही हैं, टैक्स तो होता ही है, लेकिन हाँ डायरेक्ट टैक्स की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ हैदर जमान साहब भी अब जरा गुफ्तगू कर लें। एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा, देखिए इसमें भी 320 कंपनियां जो आपका 80% टैक्स रेवेन्यू शेयर कर रही हैं। तो मैं तो अपील करना चाहूंगा, छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप कराची में अगर रहती हैं, वहां स्वीट शॉप्स होंगी, ये बारबेक्यू वाले होंगे जो आपको नजर आते हैं, लाखों की इनकी डेली की सेल है, इनमें से कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है। जब तक हम खुद वॉलंटियरली आगे नहीं आएंगे
जब हम समझते हों कि हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल है और हमें इस मुल्क में टैक्स अदा करना है, फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। सिंगल हैंडेडली आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, और अवाम को ये यकीन दिलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टैक्स हम जमा करेंगे वो फिर अवाम पर ही लगाया जाएगा। हैदर साहब, खुश हैं बजट से? तजावीज़ कैसी लगी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अवाम दोस्त बजट का बताया गया था और अवाम के लिए क्या है, गरीब आदमी जो है, पता नहीं कौन सा गरीब आदमी है जो गोश्त नहीं खाता, कोई भी किस्म का हो, कौन सा गरीब आदमी है जो शक्कर इस्तेमाल नहीं करता, कौन सा गरीब आदमी है जो डेली जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की उसमें वो इस्तेमाल नहीं करता, जिसके ऊपर हिडन टैक्सेस हैं। बजट तजावीज़ तो लफ्ज़ों का हेर फेर होता है, लेकिन डार साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि इस हुकूमत का जो टारगेट था वो तो इनसे 450-500 अरब 2 मिनी बजट देने के बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ और जीडीपी ग्रोथ रेट गिर गया है। गिरे हुए जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ जो 3% से ज़्यादा इस वक्त गिर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट 70-80 लाख लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं। ये इन टैक्स मेजर्स से ये किस किस्म का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाएंगे, और जो इन्फ्लेशन है और जो पाक रुपये की वैल्यू को इन्होंने तकरीबन 35% कम कर दिया है। मुझे ये बताइए कि जिसकी इनकम 4 लाख रुपया सालाना थी, तो वो इनकम इन्होंने अब उस एग्जेम्पशन को जो 12 लाख थी उसको इन्होंने बड़ा स्मार्टली कर दिया है कि जी हम 6 लाख कर देंगे, लेकिन साथ ही जो टैक्स लगा दिया है 6 लाख का मतलब है 50,000 रुपया महीना कमाने वाला शख्स, और 50,000 महीना कमाने वाले शख्स के पास बचेगा क्या जो वो टैक्स देगा। और इसी तरीके से बेशतर किस्म के विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर ज़ीरो रेटिंग ख़त्म कर दी गई है। आपको जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स से डॉलर्स मिलने थे आप वो भी नुकसान में जाएंगे। जो इंसेंटिव्स जिन प्रोग्रामों के लिए रखे गए हैं, ज़राअत के लिए बहुत बातें की गई हैं, वो श्रिम्प फार्मिंग और वो जो बातें हैं वो एक चीदा इनके हुक्मरान तबके के लोग हैं जो इस किस्म की फार्मिंग करते हैं और उनकी तजावीज़ पर हैं। गरीब आदमी कहाँ, आम किसान से गंदम नहीं ख़रीदी गई। आम किसान जो आलू उगाता है उससे आलू वो 5 रुपये 3 रुपये किलो बिका, हुकूमत ने इंटरवीन नहीं किया। कोई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं है। आवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं है। मिनिमम वेज रेट या तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं वो इनकम टैक्स रेट्स की स्लैब्स कम करके वो नेट डिस्पोजेबल इनकम उनकी और निकल जाएगी। तो ये बातें हैं, अफसाने हैं। और जो सर्कुलर डेट की बातें की इन्होंने, पीआईए के नुकसानात भी बढ़ गए, स्टील मिल के भी बढ़ गए, रेलवे के भी बढ़ गए। रेलवे के शेख रशीद साहब जो बातें करते थे, जब उनको सवाल दिया गया तो उनका जो खसारा बड़ा है वो पता चल गया है। बड़ी अच्छी बात है, हुकूमती वज़रा ने अपना पेट काला, बहुत अच्छी बात है। फेडरल सेक्रेटरीज़ ने कुर्बानी दी। बड़ी काबिल तहसीन बात है कि अफवाज पाकिस्तान ने जो है इस मौके पे जो है ऑस्टेरिटी का मुजाहरा किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑस्टेरिटी सिक्योरिटी सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ होएगी जब आपके बॉर्डर्स हॉस्टाइल हैं? क्या हुकूमत के पास और ऐसे मामलात नहीं थे? और सूबों को कह रहे हैं हम आपको पिछले साल के मुकाबले में 35% ज़्यादा देंगे, 3200 अरब रुपया देंगे। अरे भाई, जो पिछले साल 2500 अरब देना था वो तो आप दे नहीं पाए। आपका मैसिव टैक्स शॉर्टफॉल है। पीएसडीपी 1013 अरब का था जिसको रिवाइज डाउन किया 675 अरब। असद उमर साहब ने 675 भी नहीं यूटिलाइज हुआ, तो 925 इस साल कह रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ठीक है, ये इनके दावे हैं, बट दे हैव टू वॉक द टॉक। कामयाब नौजवान प्रोग्राम हो या एहसास प्रोग्राम हो। हैदर साहब, जब भी बजट पेश किया जाता है आपने जी, वो चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो चाहे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, आगाज में बात यही की जाती है कि आवाम दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इस तरह का कोई वर्ड सुना नहीं था कि आवाम दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं। चलिए अब इसको इस तनाजुर में देख लेते हैं कि आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। खुरम, सैलरी बढ़ नहीं रही है, टैक्सेस में शदीद इजाफा हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब एक आम इंसान में ख़रीदने की सकत ही नहीं रहेगी, तो आप बताइएगा कि वो जो अहदाफ की बात कर रहे हैं उस्मान डार साहब, और जो बात की है हमारे जो मिनिस्टर साहब वहाँ पर मौजूद थे बजट के हवाले से, उन्होंने जो बात की है,
अहदाफ को मीट कर पाएंगे, अहदाफ हासिल कर पाएंगे? आपको लगता है कि अगर मामला इसी तरह से इसी सिचुएशन में आगे जाएंगे अहदाफ हासिल हो पाएंगे? देखिए ये बहुत टफ कॉल है और जो खासकर टैक्स का जो टारगेट है ये ओवर एम्बिशियस डेफिनेटली है, बट अब बात ये है कि डिफरेंट एरियाज़ को टच किया गया है, लेकिन जो महंगाई की हम बात कर रहे थे कि एक आम आदमी पे इम्पैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा हो सकता है अगर इस हदफ को सामने रखा जाए 1400-1500 अरब की हम जो बात कर रहे हैं एडिशनल टैक्सेस की, क्योंकि लास्ट ईयर तो टैक्सेस जो है वो हदफ पूरा ही नहीं हुआ, 400-450 अरब तो वैसे ही आपने जो है वो शॉर्टफॉल है आपके पास। फिर आपके पास जीडीपी ग्रोथ कम है, वो 10 साल के लो पे जीडीपी ग्रोथ आपकी, और उसके साथ साथ आप पीएसडीपी पे कट कर रहे हैं, तो आप कहाँ से टैक्स इकट्ठा करेंगे? तो यही एक सूरत बनती है कि या तो सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे, सैलरी क्लास पे टैक्स लगाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को 2-3% बढ़ा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ आप बढ़ा देंगे, और उस पर खासकर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उस पर बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जीएसटी को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जीएसटी बहुत बड़ी सोर्स होती है महंगाई की, और हम सब टैक्स देते हैं, चाहे वो कोई टैक्स नेट में है या नहीं है, रिटर्न फाइल करता है नहीं करता, सब टैक्स देते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना यहाँ पे, जो महंगाई, वो कहते हैं इन्फ्लेशन ड्रिवन बजट हो सकता था, वो उस नौइयत का शायद नहीं है। ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच भी रखी गई है इसमें। देखें, जहाँ जो चीज़ ठीक है उसे हमें ठीक कहना चाहिए, जहाँ जो चीज़ गलत है उसे गलत करना चाहिए। सैलरी क्लास पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है और 35% तक ले गए हैं। आप ये देखें कि लास्ट ईयर का जो लास्ट गवर्नमेंट का जो बजट था, जब उन्होंने सैलरी क्लास को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है रिलीफ दिया था, उससे पहले का अगर देखें तो मैक्सिमम स्लैब आई थिंक 30% का था, और अब तो वो बढ़ के 35 तक चला गया। इसका मतलब क्या है देखें, और एक और हमें चीज़ पॉजिटिव साइड क्या है कि 4 लाख मिनिमम था उस वक्त भी, 4 लाख से बढ़ के 6 लाख भी तो कर दिया है, यानी कि 2 लाख को मजीद रिलीफ में भी तो लेकर आए ना। आप ये देखें कि 30-35% कहाँ से रिलीफ है सर? वो सर मुझे प्लीज़ अगर कंप्लीट कर दें, 30-35% जो लोग हैं वो हायर क्लास में आते हैं, और रिमेनिंग जो 60-65 हैं वो नीचे आते हैं, यानी कि 4 लाख 6 लाख 8 लाख वाली जो है वो कैटेगरी में आते हैं। आपके पास कोई इतने लोग नहीं है सैलरी क्लास में जो 70% आपके जो है वो करोड़ रुपए से ऊपर कमाते हो, बहुत ही कम उनकी परसेंटेज है, और उन पर टैक्स ज़्यादा है। जो नीचे वाले हैं उन पर रिलेटिवली टैक्स कम है। हाँ ये है कि पिछले मुकाबले में हम देखते क्या है कि रिलेटिव देखते हैं, हम देखते हैं अभी हमारे पास रिलीफ कितना है और हमारे पास बढ़ाया कितना है। हम ये नहीं देखते कि लास्ट ईयर हमारे पास कितना टैक्स था उसके मुकाबले में क्या है। उसके मुकाबले में हायर क्लास पे ज़्यादा गया है टैक्स कंपेयर टू लोअर क्लास। लेकिन डेफिनेटली ये एक चीज़ है कि सैलरी क्लास पे टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए था। वो ऑलरेडी एक सैंडविच क्लास, मैं उसको कहता हूँ सैंडविच क्लास है, वो पास ऑन भी नहीं कर सकती आगे किसी को टैक्स, अदरवाइज तो सारे सेक्टर को जब टैक्स मिलता है तो वो पास ऑन कर देते हैं। डेफिनेटली ये सैलरी क्लास के साथ ये सवाल जो आपने अभी बात की है ना सैंडविच क्लास, ये सवाल मैं उस्मान डार साहब की जानिब लेके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अली रहीम साहब, हमने पहले भी तो IMF के प्रोग्राम्स इख्तियार किए हैं, इस बार क्या नया है इसमें? देखिए होता क्या है कि इन्होंने जो कोशिश की है वो ये कोशिश की जो हायर इनकम ब्रैकेट है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ले, और जो लोअर इनकम ब्रैकेट है जो अभी ये बात कर रहे थे कि लोअर इनकम ब्रैकेट के ऊपर वो एग्जेम्पशन देना चाह रहे हैं। इसी के लिए वो 12 लाख रुपए तक सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स लगाया है टोटल, और ईयरली, और बाकी जो है उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्लैब बढ़ाते गए। और यही कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस का फ़र्क। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऑलवेज कहते हैं रेग्रेसिव टैक्सेस। जैसे अभी आपने कहा कि टूथपेस्ट भी खरीदे तो आपको भी टैक्स देना पड़ता है, चाहे गरीब आदमी ले या अमीर आदमी ले। और सर जितनी भी सैलरी है आपकी, अगर 100 रुपये है उनकी, अगर 10 रुपये वो भी टैक्स देंगे, आप भी देंगे। टैक्स का यही डाउन साइड है। बिल्कुल। और मगर डायरेक्ट टैक्सेस में ये हो कि जितना हायर स्लैब होगा उतना ज़्यादा आप टैक्स देंगे, और इसी के ऊपर इन्होंने इन्हिसार किया इस दफ़ा। एक दूसरी चीज़ ये है कि हर साल ये हो रहा था बजट में कि अंडर द गार्ब ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकर आ रहे थे। विथहोल्डिंग टैक्स भी, विथहोल्डिंग टैक्स इससे इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो ला रहे थे मगर उसको कह रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेस है। इस दफ़ा हुआ ये है कि इसको इन्होंने कोशिश ये की कि इसको ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, और इसी के ऊपर ये इन्होंने वर्किंग किया। एंड इन प्रिंसिपल आई एग्री विद दिस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इसको कम किया है, इसको ज़्यादा किया है, वो अपनी जगह पे, बट प्रिंसिपली डायरेक्ट टैक्सेस मस्ट आपको बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो डायरेक्ट टैक्सेस का वो है वो तकरीबन 33% है और इनडायरेक्ट टैक्सेस 66% है। इसको रिवर्स करना चाहिए एवेंचुअली, दे हैव टू रिवर्स इट, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग ट्राइड फॉर नाउ। ठीक है, और 80 अरब का जो नुकसान हुआ है ना वो कैसे पूरा होगा वो भी मैं आपसे पूछती हूँ। लेकिन उस्मान डार साहब,
पहले ज़रा आप बता दीजिए, जो हम बात कर रहे हैं अली साहब तो इससे अग्री हैं, लेकिन ये तमाम का तमाम जोर किसी भी बजट में हम देख लें, तमाम का तमाम जोर तनख्वाहदार तबके पर ही क्यों आता है? दीगर सेक्टर्स को भी तो छेड़ा जा सकता है। देखें, इसीलिए जो हमारा जो टैक्स का हमने हदफ अपना बढ़ाया है उसमें वो एरियाज़ भी शामिल हैं जिसमें माजी की हुकूमत में एग्जाम्पशंस दे रखी थी उन्होंने, मुख्तलिफ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं, फिर मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाना है। लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा, जो लास्ट बजट था वो फिस्कल बजट कम पॉलिटिकल बजट ज़्यादा था, जो कि इलेक्शन आ रहा था, इसलिए PMLN ने उसको बड़ा एक पॉलिटिकली तौर पे पेश किया गया था, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। यही वजह है कि ये जो हम टैक्सों की बात कर रहे हैं, सैलरी 12 लाख से 4 लाख पे आना और ये सारा कुछ, और यही वो मसनूई इकॉनमी थी आखिरी साल में जो इन्होंने इन्फ्लेशन को भी वहाँ आर्टिफिशियली मेंटेन किया, सारा कुछ एक मसनूई गुब्बारा था उस इकॉनमी का जो हवा निकली है पिछले 8-10 माह में, जो हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है। ये वो 2 साल इनकी मुआशी पॉलिसीज़ का ही हमेशा आज भुगत रहे हैं हम। ये हमारा पहला आप कह सकते हैं एक फुल फ्लैज बजट था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कम से कम बोझ डाला जाए निचले तबके को, चाहे वो टैक्सेशन का मामला है, चाहे वो सब्सिडीज़ का मामला है। गैस और बिजली में भी अगर आप देखें तो हमने तकरीबन 216 अरब रुपए के करीब पार किए हैं मुख्तलिफ सब्सिडीज़ के लिए, ताकि आम आदमी को सपोर्ट दे सकें। बुनियादी तौर पे मुझे फिर उसी बात पे आना होगा, जब तक हम लोग देखें, अफवाज पाकिस्तान ने अपना बजट नहीं बढ़ाया, 21 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, वज़रा ने अपनी तनख्वाहें कम कर दी हैं, 9% के करीब इन्फ्लेशन रेट था, 10% आपकी बेसिक जो तनख्वाह है मिनिमम वेज वो बढ़ा दी गई है। लेकिन वो लोग जो मैं जाती तौर पे समझता हूं, हम बाजारों में जाएं, आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों की करोड़ों की उनकी सेल है महीने की, जिनके ऊपर इनकम टैक्स बनता है, उनकी आमदन पे बनता है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। जब तक ये लोग अब आगे नहीं आएंगे, देखिए हुकूमत ने तो स्टिक पकड़ ली है, पहले तो ठीक है नॉन फाइलर के लिए कोई सजा नहीं थी, अब कोई नॉन फाइलर पकड़ा जाता है जो कि टैक्स के जुमरे में आता है, उसे 1 साल कम से कम सजा हो सकती है। इसी तरह जो हम एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लेके आए थे, आखिरी मौका दे रहे थे उन तमाम लोगों को, मौका दिया हुआ है, और उसके बाद वो भी आखिरी मौका दे रहे थे, उसके बाद फिर जायदाद जब्त होगी, 7 साल मिनिमम सजा है, फिर पूरा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिर वो पूरा डंडा जो कि नहीं चलता रहा माजी में, स्टिक जिसकी बात करते रहे, फिर वो चलना है, फिर इसलिए उसके बगैर काम नहीं चलेगा ना। आप कब तक मुझे बताएं उन चंद लाख लोगों से टैक्स लेते रहेंगे और 21 करोड़ लोग बाकी जो है 1% लोग इस मुल्क में टैक्स दे रहे हैं डायरेक्ट, 99% लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। पता है क्या, हम ये चोर डाकू लुटेरों की हम इस चीज से बाहर आए ना, तो शायद हुकूमत के अंदर इतनी स्पिरिट है कि वो चला सकते हैं। बिल्कुल हैदर साहब, आप ही की जानिब आ रही हूं, पहले तो आप का जवाब देना चाह रहे थे। मैं बस एक पॉइंट ऐड खुर्रम साहब की बात का मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की तनख्वाहों का जहाँ तक जो है वो सवाल है, पेंशनर्स का तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन जो एक आम एम्प्लॉय है हमारा गवर्नमेंट का जो सर्वेंट है, मेरे ख्याल में उसमें भी जो इजाफा है वो हमें ये देख के करना चाहिए। जब डिफेंस को हम नहीं बढ़ा रहे तो ओवरऑल जो अक्रॉस द बोर्ड हमारे पास सैलरी इंक्रीज है उसकी भी कोई बेसिस जरूर होनी चाहिए। सिर्फ इस तरह नहीं कि जी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप बस सैलरी बढ़ाते रहेंगे, इस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया। आपकी बात का खुर्रम, आपकी बात का जवाब लेती हूँ मैं हैदर साहब से। हैदर साहब, एक तो आप जवाब देना चाह रहे थे जब खुर्रम बात कर रहे थे उस वक्त, दूसरा ये कि इसी में ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन, बजट आ गया सर ऑपोजिशन की जानिब से, पहले तो जरा खामोशी रही लेकिन फिर एहतजाज हुआ, ऐवान में शोर शराबा हुआ, अब ये बात यहीं तक महदूद रहेगी या फिर इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा बजट को देखते हुए? हैदर साहब। किरण, देखिए हमने पूरा बजट सुना, इनके जो खदोखाल थे वो सुने, और जब इन्होंने अपने टैक्सेशन मेजर्स गरीब पर बोझ डालने की बात की तो हमने यकीनन उस पर प्रोटेस्ट करना था, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हमने बजट डॉक्यूमेंट्स नहीं फाड़े, हमने बड़े तहम्मुल से वज़ीर ख़जाना की जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तकरीर सुनी है, इनसे बहुत बेहतर अंदाज में सुनी है। जैसे ये किया करते थे, शायद आप वो फुटेज आज चलाएं तो आपको फिर बेहतर नज़र आएगा। देखिए डार साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, और मैं इनकी हमदर्दाना, इनके वज़ीर आज़म ने जो जिस तरह वो चंदे के लिए अपील करते थे या इमरान खान फाउंडेशन के लिए उन्होंने बड़ी अपील की कल भी, और ये भी अपील कर रहे हैं। देखिए दुनिया में टैक्स अपीलों पे नहीं दिया जाता,
और ये दुनिया का असूल है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। FBI ने $300 लिए वर्ल्ड बैंक IMF से, उनके पास एक्सेस है, ट्रांजैक्शंस को वो मॉनिटर कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं उस्मान से एग्री करता हूँ, एक कौन बेचने वाला जो है वो 30-40 हज़ार रात को ले जाता है, एक रोड साइड वेंडर जो है उसकी अनटैक्सड इनकम है, दर्जी जो बैठा है कपड़े सी रहा है उसकी अनटैक्सड इनकम है, लेकिन उसको आपने कैसे टैक्स करना है? भाई अपीलों से नहीं होता और डंडे से भी नहीं होता। डंडा चलाया ना आपने, नैब का डंडा चलाया। हैदर साहब, आपकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हुआ है आपकी जाने? मैं दोबारा आती हूँ। और जब तक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अली साहब आपके लिए, वो बार बार ये सवाल आ रहा है क्योंकि हम सबको ही इस चीज़ की परेशानी लायक है ना कि अब एक सैलरी पर्सन जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहा होता है, लेकिन अब जबकि ये स्लैब का हुआ है और 11 स्लैब्स की बात हो रही है, ज़रा आवाम की आसानी के लिए बताइएगा, अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है तो अब मेरी तनख्वाह में से कितने पैसे कटा करेंगे? 50,000 रुपये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, पर मंथ। सही है। जब 50,000 और 1 लाख के दरमियान आप जाएंगे तो फिर आपको पूरे साल में 30,000 रुपये देना है, ठीक है, दैट्स ऑल। सही है। यानी अभी भी इन्होंने जो रखा है लोअर सैलरी के लिए कम रेट रखा है टैक्स, हायर सैलरी के लिए ज़्यादा किया है। जो अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, मैं ज़रा इसका आपको थोड़ा सा बता दूं। गवर्नमेंट के पास इस वक्त पूरा इंफॉर्मेशन है लिंक्ड टू योर CNIC, आपका जो CNIC से लिंकअप किया हुआ है, जिसमें आपके इनको ये पता है कि घर किसके नाम पे, या आपके नाम पे या आपकी वाइफ के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे, वोटर वेटिस। अच्छा, उसके बाद गाड़ियाँ किनके हैं, किसके नाम पे, ये सब रजिस्टर्ड हो रहे हैं चीज़ें। गवर्नमेंट हैज़ गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये जो अभी जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो आ रहा है, अगर इसका फ़ायदा लोग नहीं लेंगे और क्रैकडाउन होगा, तो आई जस्ट होप द क्रैकडाउन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड नॉट फ्रॉम द बॉटम। अगर टॉप से शुरू होगा तो आप देखिएगा, एंड देन आई थिंक यू हैव टू गिव वन मोर, बिकॉज आप सबको जेल में नहीं डाल सकते, यू कैन नॉट डू इट, एक मौका और देना पड़ेगा। सर मुझे लग रहा है कि देना पड़ जाएगा। इसमें मेरी एक सजेशन थी, क्योंकि एमनेस्टी की आपने बात की है, और एमनेस्टी हमने कोई 13वीं या 14वीं एमनेस्टी है ये, बिल्कुल सही है। और हम 1956 में या 59 में आई गेस गए थे फर्स्ट टाइम एमनेस्टी के लिए, और वही साल था जब फर्स्ट टाइम IMF के पास भी गए थे। बिल्कुल सही है। और आज हम 22वें प्रोग्राम में IMF के और आई थिंक 14वीं एमनेस्टी दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही तो आप देखें 70 सालों में हमने क्या अर्न किया है। मैं इस पर सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सजेशन ये थी कि जब आप इतनी एमनेस्टीज देते हैं और आप जो है वो कानूनी तौर पे अकाउंटेबल अभी तक नहीं ठहरा रहे किसी को, होपफुली इसके बाद हो, जो जिस तरह से कमिट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें होना ये चाहिए सैलरीड क्लास के लिए एटलीस्ट, या जो टैक्स पेयर्स हैं एटलीस्ट उनके लिए, कि जो आप उनको रेट दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी आप 4 से 6% टैक्स दें रेट, एक ही मरतबा में आप जान छुड़ा लें, अपना काला धन वाइट कर लें जो आपने वो लास्ट 20 ईयर्स 50 ईयर्स इस कॉम से चुराया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 6% टैक्स दें। तो भाई सैलरी क्लास को या फिर जो टैक्स दे रहे हैं टैक्स पेयर्स, उनको भी वन टाइम 1 साल के लिए इतना ही टैक्स रेट दे दें आप। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं देखिए, ये मैं बड़ी एमकाना सजेशन हो सकती है, बड़ी एमकाना सजेशन हो सकती है, बट ऐसा अगर हो तो देखिए एक पैरेलल बेसिस तो खड़ी करें ना, कि मिसाल के तौर पे आप मेरे टैक्स पेयर हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, और एमनेस्टी आ रही है उन लोगों के लिए जिससे चोरी की, अगर आप उसको 4 से 6% टैक्स दे रहे हैं तो भाई हमारा भी तो हक बनता है सबका। अच्छा, जो लास्ट टाइम बताया 30,000 रुपए आपने बताया, 50,000 का मैं आपसे पूछ रही थी, आपने बताया 50,000 पर मंथ अगर सैलरी है तो 30,000 ईयरली, नहीं लाख अगर 12 लाख रुपए साल का सैलरी है जी तो वो 30,000 ईयरली होगा। बिल्कुल, यानी कि 2,500 रुपए हो गया आपका महीना। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे पहले 6 लाख पे 5%, 5% आई थिंक 6 लाख पे 6 लाख पे 5%, 6 तक कुछ नहीं है। अच्छा, 6 तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 6 से ऊपर ईयरली 6 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं है, और उसके बाद 5% है, ठीक है। तो मैं जो इसकी कैलकुलेशन देख रही थी अभी 2,500 रुपए पर मंथ बन रहा है। जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने लोएस्ट पेड पे इतनी ज्यादा, मतलब 50,000 तक पे टैक्स आयद किया है? नहीं, एग्जेम्पशन 4 लाख रुपए था पहले,
उसको बढ़ा लास्ट ईयर जो जैसे इन्होंने कहा जब बजट आया था तो उस वक्त उन्होंने 4 लाख को बढ़ा के सीधा 12 लाख पे ले गया था एग्जेम्पशन। सर 2 उसमें थे स्लैब्स, 4 से 8 के बीच में 1000 रुपए, 1000 रुपया था, पूरे साल के 1000 रुपए थे, पूरे साल के, यानी कि कुछ रुपयों में बनते थे आपके मंथली, कुछ 100 रुपयों में, और 8 से सर 12 के बीच में 2000 रुपए थे, उसके ऊपर फिर परसेंटेज, उसके ऊपर परसेंटेज था। इन्होंने अब क्या किया कि 6 लाख रुपए रिलीफ बढ़ा दिया। हाँ, 2 लाख रुपए रिलीफ वहाँ बढ़ा शुरुआत की जो 5% से, और बिल्कुल सही तरह से की। कुछ आपको कुछ लगता है ऐसा कि क्या तब्दीली अगर हो सकती थी तो क्या हो सकती थी? देखिए है क्या बैलेंसिंग एक्ट क्या है? बैलेंसिंग एक्ट ये है, जिस तरह हमारे सीनियर ने फरमाया कि जो 4 से 2 लाख आपने 50% रिलीफ भी दिया, तो रिलीफ आपने बढ़ाया शुरू के जो स्लैब्स वाले, देखिए 70-80% सैलरी क्लास इसी में गिरती है, इसी में गिर जाएगी। मतलब 20 लाख तक गिरती होगी। बहुत कम लोग होते हैं, 10% भी नहीं होंगे जो कि वो 3-3 करोड़ रुपए जो है वो महीने या साल की कमाते हैं। तो उनके लिए देखें, यू नेवर नो, उनके लिए जो है वो 35% तक टैक्स है। जो एवरेज टैक्स रेट आएगा ना, जो एक रफ एस्टिमेट है जी सर, एवरेज टैक्स रेट आएगा रफली कोई 25 से 28% के बीच में। 25 भी नहीं होगा, 20 होगा, 20 के राउंड होगा। लेकिन क्योंकि सर एक अच्छी चीज़ ये हुई है, देखें सैलरी क्लास के लिए नुकसान जो है या उनके ऊपर जो बर्डन है वो अपनी जगह, लेकिन एक कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ क्या हुई है, देखिए मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग को पता है, हम अपने सामीन के बताना चाह रहे हैं कि नाजरीन के लिए, वो ये कि देखें कॉर्पोरेट टैक्स रेट था 29%, एवरेज टैक्स रेट आ रहा था 15% इंडिविजुअल्स का जी। तो लोग क्या कर रहे थे ज़्यादातर कि जी मैं कंपनी क्यों बनाऊं, मैं इंडिविजुअल टैक्स बनाऊं और इस पर सैलरी अपनी ज़्यादा विड्रॉ करूं, मुझे टैक्स ही नहीं लगेगा, मेरा टैक्स ही मिनिमम हो जाएगा। तो कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो रही थी, यानी कि कंपनी बनाना इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टैक्स को या तो बढ़ना था या कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नीचे आना था। मैंने सिर्फ शॉर्ट कमेंट आपका लेना है, आप मुतमईन हैं? देखिए मुतमईन with a limitation, वो जो पूरे टाइम में आपने बताया कि क्या क्या हो जाना चाहिए था या होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम, आप साथ मौजूद थे, अली साहब आप साथ मौजूद थे। बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे जो दीगर मेहमान हैं उस्मान डार साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब साथ मौजूद होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। हमजा शहबाज भी गिरफ्तार है, जरदारी भी गिरफ्तार है। एक लाइन बोलूं, कोई पूछे तो कहना खान आया था। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़े बड़े नाम एहतसाब के शिकंजे में आ गए हैं। पाकिस्तान से इंग्लिस्तान तक गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा है। 2 दिन में बड़ी पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी नैब की पकड़ में आए। आज लाहौर में हमजा शहबाज, जबकि लंदन में बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान की शिकायत पर नफरत अंगेज़ तकारीर के मामले पर गिरफ्तार किया गया। FIA ने लंदन में बानी MQM की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। FIA कहता है कि बानी MQM को 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत अंगेज़ तकारीर के मुकदमात इसमें शामिल हैं। FIA के CGW विंग ने शवाहिद स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को दे दिए हैं। FIA के मुताबिक 3 साल तक FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने स्कॉटलैंड यार्ड से मालूमात का तबादला किया। टीम 2 बार शवाहिद का जायज़ा लेने पाकिस्तान आई और उन्हीं शवाहिद की बिना पर अब ये गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ थमा नहीं है, रुका नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और रमज़ान शुगर मिल्स केस अबूरी ज़मानत में तौसी मुस्तरद होने पर नैब टीम ने हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार किया है। हमजा शहबाज को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। 2 दिन में इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हो जाना, आसिफ अली जरदारी, अल्ताफ़ हुसैन, फिर हमजा शहबाज, और इस अहम पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उससे हमें फ़ायदा होगा।
उधर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया गया है। मीडिया से जो उन्होंने गैर रस्मी बातचीत की उसमें आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को कुछ पता नहीं है, सब वज़ीर दाखिला करवा रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं उनकी गिरफ्तारी दबाव डालने के हथकंडे हैं, वो नहीं होंगे तो बिलावल होगा, बिलावल नहीं होगा तो फिर आसफा भुट्टो होंगी। मौजूदा हालात पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल भी काफ़ी नाराज़ हुए, आज भी कह रहे हैं नैब फ़कत अपोजिशन लीडर को ही निशाना बना रहा है। हुकूमत गिरफ्तारियों के शोर में महंगाई का सैलाब छुपाना चाहती है। मसला नवाज शरीफ या फिर जरदारी या अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी, सवाल यह है कि फैसले पार्लियामेंट करेगी या फिर दूसरे इदारे। हमजा भी गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और नैब से खफा है, कहते हैं कि चेयरमैन नैब ने पहले ही गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था, कोई करप्शन नहीं की, सबूत लेकर आए तो सियासत ही छोड़ देंगे। हमजा की बात सुनिए। मैंने चैलेंज करके कहा था कि करप्शन का एक पाई सबूत ले आए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये देखें कि नैब चेयरमैन का इंटरव्यू, कल जरदारी साहब को जब अरेस्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन की जो एडवाइज़र हैं फिरदौस आशिक साहिबा, वो एक दिन पहले कहती हैं कि जरदारी साहब अरेस्ट हो जाएंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मेरे बारे में नैब चेयरमैन फरमुदात दे चुके हैं कि हमजा शहबाज को हमने अरेस्ट करना है। आज पाकिस्तानी कौम ये देखेगी कि नैब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है, जो बदनीति पर मबनी है, उसकी तकमील होती है या इंसाफ की जीत होती है। हमजा शहबाज के वकला ने केस की बुनियादी दस्तावेजात फराम न करने पर दरख्वास्त से जमानत वापस ले ली। ये बात कुछ अजीब सी है। कुछ दिन पहले ही जब नैब की टीम हमजा को लेने, उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उस वक्त एक अजब हंगामा देखा था, खूब कारकुनों ने हंगामा किया था। वो मंजर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, बल्कि देख लीजिए। हमजा, 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 हमजा। हम नहीं मानते। ऐसे भी हालात रहेंगे। इल्ज़ामात आप वैसे हुकूमत पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो यू टर्न हमजा आपकी जानिब से ले लिया गया। पहले जब गिरफ्तारी के लिए आते हैं तो आपकी जानिब से ये हंगामा होता है, आप छत से भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब दरख्वास्त ज़मानत वापस ले लेना, तो क्या ये किसी किस्म का सियासी पैंतरा खेलने की कोशिश तो नहीं की गई है, या फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है? साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि सियासत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोशिश हो रही है। जिसे बदनाम करना हो उस पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बना दिया जाता है। सिर्फ एक ग्रीन चार्ट है, सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश है। कतई अकाउंटेबिलिटी से नहीं घबराती। सबूत तो अवाम के सामने रखें। जो इल्जाम आपने हमजा शहबाज पर लगाया है, हर उस शख्स पर जिसको बाहर से पैसा आता है, ये उस पर इल्जाम लगता है। ये तो साफ सबका होना चाहिए। हमजा शहबाज पर इल्जाम लगाना है, बताएं कि उसने कौन सा जुर्म किया। आज हमारे ज्यादा खुश है कि लोग करप्शन में गिरफ्तार हुए। तो पिछले दिनों चेयरमैन नैब के हक में बयानात देने वाले अब एक बार फिर नैब पर बरस रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का भी रद्द-ए-अमल आ गया। वो कह रही हैं कि कठपुतली वज़ीर आज़म के इशारों पर नाचने वाला नैब हदें पार कर चुका है। मुस्लिम लीग नून हर सूरत अवाम की आवाज़ बनी रहेगी। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मुल्क में ताकतवर एहतसाब की बुनियाद रखकर इमरान खान ने वादा पूरा किया है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जेल यात्रा PTI के इंतखाबी वादों का अहम तरीन बाब था। ये बात भी सुनिए। पाकिस्तान में पहला ये एहतसाब का अमल है जिसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शामिल नहीं है। पहली बार पाकिस्तान में एक मजबूत एहतसाब की बुनियाद रखी है। ये बुनियाद नहीं रखते तो हम अपने वोटर से बेवफाई कर रहे हैं। मेरिट के ऊपर लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो मुल्क में एहतसाब के अमल में तेज़ी आ गई है। बात मुकदमात के बाद गिरफ्तारियों तक जा पहुंची है। सियासी हालात क्या मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो गेस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, उस्मान डार साहब। लंदन से मुझे आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये मामला जो छानबीन का तहकीकात का शुरू हुआ था, इमरान फारूक कत्ल केस से शुरू हुआ, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग पर आया और अब गिरफ्तारी हो गई नफरत अंगेज़ तकारीर पर। कितनी अहम गिरफ्तारी देख रहे हैं आप आज की? आई थिंक किरण ये गिरफ्तारी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे हैं
वो काफ़ी अर्से से ये केसेस फॉलो कर रहे थे और पहले भी 2-3 दफ़ा गिरफ्तारियां वजूद में आई थी, लेकिन उसके बाद अल्ताफ हुसैन की जो टीम थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो हमेशा वो इंटरव्यूज हुए और फिर वो चले गए की तरफ नहीं आ सके बेसिकली। तो अब सिलसिला ये नजर आता है इस वक्त सामने के जो नफरत अंगेज तकरीर थी, जिसमें मैं जहाँ तक याद करता हूँ कि समा के दफ्तर पे भी हमला हुआ था, उसमें एक हमारे शहरी थे आरिफ सन ऑफ अब्दुल सईद, 42 साल लड़का था, वो भी बेचारा उसके अंदर उस हंगामे के अंदर बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उसके खानदान को भी अब इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो गिरफ्तारी है ये आगे चल के ये सूरत हाल बनती है कि आज इनकी जमानत मुतवक्के है, बिकॉज यूके के कवानीन के मुताबिक जमानत जो है वो किसी भी मतलूबा शख्स का हक है, तो और इनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है लीगल टीम, तो वो जमानत के लिए जरूर उसकी कोशिश करेंगे। यही बात अभी आपने अपने आगाज में भी डिस्कस की ना कि इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वो हमने देखा 24 आवर्स हुए, इंटरव्यूज हुए और उसके बाद फिर वो चले गए। तो अब की जो गिरफ्तारी हुई है वो पाकिस्तान की शिकायत पर हुई है, तो क्या हालात अब भी नहीं बदलने वाले, मुख्तलिफ नहीं लग रहे हैं आपको? क्योंकि इस बार भी आप यही कह रहे हैं कि टीम उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि शायद जमानत हो जाए कुछ देर में। आई थिंक देखिए लीगल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और जमानत होने से वो इल्जाम से बरी नहीं हो सकते। मुझे जो इस दफा नजर आ रहा है कि जितनी कोशिश इस दफा पाकिस्तानी इदारों ने की है, जिसमें मैं FIR को यकीनन इसमें क्रेडिट जाता है कि 2 दफा हमारे यहाँ से SO-15 जो हमारी स्पेशल टीम है मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है, उनके लोग पाकिस्तान गए, उनको तकरीबन सारी जो शवाहिद थे वो दिखाए गए और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो एक कंसंट्रेटेड और प्रोफेशनल मैं कहूँगा थोड़ा सा कमिटमेंट रहा है कि किसी भी सूरत में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कोई अगर पाकिस्तान के खिलाफ या उसके इदारों के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ कहीं भी बोलेगा, उसको यकीनन जो है वो पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनकी ताकत को बेसिकली सफर करना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस दफा कमिटमेंट थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। लास्ट आपको पता है, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट ऑन एयर, कि हमारे यहाँ कई दफा ऐसा होता है कि पॉलिटिकल जो आपके मफादात होते हैं उसमें देखते हुए मुल्की मफाद जो है वो कुर्बान कर दिया जाता है, जो अब तक होता आ रहा है। आई एम होपिंग कि इस दफा ये चीज जो है वो ना हो। और किरण आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक एप्लीकेशन MQM के और अल्ताफ हुसैन के हवाले से है, जहाँ पे कि तकरीबन 1,80,000 रुपया 1,80,000 पाउंड MQM ने यहाँ पे एक सन चैरिटी को भेजा जो अल्ताफ हुसैन यहाँ चलाते हैं, और वो उन्होंने वहाँ पे नहीं वो अपना पूरी तरह डिस्क्लोज किया। तो वो भी एक एप्लीकेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, कमिटमेंट आपको स्ट्रांग नजर आती है इस दफा, और जो आज की गिरफ्तारी हुई है उससे आपको लगता है कि कौमी मफादात में सोचा जा रहा है इस बार पॉलिटिकल मफादात को साइड पर रख के। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप साथ मौजूद थे। हैदर कुरैशी साहब, क्योंकि कल आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुई है तो इस टॉपिक पर आप ही से मैं बात शुरू करती हूँ। सर, ऐसा क्यों लग रहा है पीपल्स पार्टी को कि दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत इस तरह के स्टंट कर रही है? वजीर आजम नहीं कर रहे हैं, वजीर दाखिला कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने जैसे बात की। हैदर साहब। जी किरण, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नैब के ऊपर जो प्रेशर डाला गया और जिस अंदाज में डाला गया उसमें हुकूमती लोग शामिल हैं, वो इसको तस्लीम करें या ना करें। और जहां सियासतदानों को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया नैब की तरफ से, वहां कौम ने ये भी देखा कि नैब जो है वो किसी और चीज़ में सर से पाँव तक जकड़ा हुआ था। आपने देखे वो मनाजिर भी, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस अंदाज में ये अरेस्ट हुई है, मैं तो कानूनी बात करूंगा ना, क्योंकि डार साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के आइन और कानून में, और ये हम अदलिया को भी बताएंगे क्योंकि कई बारी इस मुल्क की अदालतों को भी कानून दिखाना पड़ता है, क्योंकि कानून तो अंधा होता है। और भुट्टो साहब का रेफरेंस भी हम कानून दिखाते रह गए, लेकिन उन्होंने फांसी चढ़ा दी और आज तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों में पेश होते हैं। जब एक ट्रायल कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाए और 20-20 लाख के बेल बॉन्ड्स
भर दिए जाएं और अदालत में आपकी बेल हो जाए, जो ट्रायल कोर्ट होता है, तो नैब के कानून में कहीं चेयरमैन नैब के पास पावर नहीं है कि ऑन गोइंग ट्रायल में किसी भी एक्यूज्ड के वो अरेस्ट वारंट निकाले। काश के जज साहब ने कभी नैब का लॉ खोला होता, या वो अगर उनको टाइम मिला होता अपनी बाकी एक्टिविटी से तो वो किताब पढ़ लेते, क्योंकि इस मुल्क का आइन तो आर्टिकल 175 है जो कहता है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने जो इंटरफेरेंस की है वारंट निकाल के एक ऑलरेडी एक्यूज्ड जो अदालत की बेल बॉन्ड पे है ट्रायल कोर्ट की, क्योंकि चेयरमैन नैब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल सकता है अपनी डिस्क्रेशन में, ऑन गोइंग ट्रायल रेफरेंस नंबर 2 में वो नहीं निकाल सकता। लेकिन बाहर कैफ ये मामला चलेगा और देखेंगे कि ये जो इकदाम किया है आइन के खिलाफ, ये 209 में वो फॉल करते हैं या नहीं, अगले चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मामलात के ऊपर इस इशू को उसको ओवरशैडो नहीं करने देगी, और जिस तरह हुकूमती टीम और उनके नुमाइंदे कल से और आज लगे हुए थे, मुझे ये लग रहा था कि नैब के स्पोक्समैन यही हैं। दोनों वजीर और एडवाइज़र साहब भी आके कह रहे थे हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। और जो अभी एक लंदन में शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका क्रेडिट ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये ना हो कि कल स्कॉटलैंड यार्ड 4-5-6 दिन के बाद इसको छोड़ दे तो इनको सुबकी हो जैसे माजी में भी हुई है। तो किसी भी शख्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आपके सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि सियासतदान या पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से मफाहमत करते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो मुझे बादअज़ एहतराम हमें हमारी हिस्ट्री में ये मिलता है कि हमारे दीगर भी ऐसे शवाहिद मिलते हैं हिस्ट्री में जब पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसको रेंटल पे दिया गया कुछ और मफादात के लिए, तो ये भी मिलते हैं। तो ये सिर्फ खासी सियासतदान नहीं होते जो कि अगर उन पे आप तनकीद करते, तारीख में बहुत सारे वाक़े हैं और हर दिहाई में मिलते हैं। तो हमें ये देखना है कि आम आदमी के मामलात पर हम राब्ता मुहिम करेंगे, हम कोई उसको हुकूमत गिराने की तहरीक तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। इसी सवाल पर आपके पास दोबारा आऊंगी कि वो जो बात कर रहे थे आप अवामी राब्ता मुहिम और एक एहतजाज की कॉल की बात कर रहे थे बिलावल, उसके हवाले से मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन उस्मान साहब, पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन अगर आप हमजा शहबाज का मूव देखें, इससे पहले जब नैब गिरफ्तारी के लिए जाता है तो क्या कुछ होता है वो सब हमने देखा, लेकिन आज फिर अपनी दरख्वास्त उनकी जानिब से दरख्वास्त से ज़मानत वापस ले लेना, ये इक़दाम क्या हुकूमती हलकों में ऐसा सोचा जा रहा है कि ये शायद हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए किया गया है? देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं है किरण, और ये जो बार बार दिखा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो कोई 3 या 4 शख्सियात की बात नहीं कह रहे हैं, वो हर उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने लूटमार की है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने इस मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानियों का टैक्स पेयर का पैसा लूटा है। देखें, ये अगर इनका आपस में चार्टर ऑफ करप्शन ना होता तो जरदारी साहब के जो ये बेनामी अकाउंट्स, अगर आप को याद हो, आपके साबिक इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान का बयान रिकॉर्ड पे है कि वो खुद कह रहे हैं कि बाजी अयान अली और भाई जो बिलावल हैं, उन दोनों का जो अकाउंट है एक ही जगह ऑपरेट हो रहा था, सदके के बकरे भी जा रहे थे, फॉरेन ट्रिप्स भी स्पॉन्सर्ड हो रहे थे। ये हम नहीं कह रहे थे, ये पीएमएलएन के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब का बयान है। अगर हो सके तो आप पाकिस्तानी कौम को सुनाएं। और ये कहना कि शायद अब नैब और वजीर आजम इमरान खान का कोई गठजोड़ है या चोली दामन का साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद रोज कबल आपने देखा होगा एक मुबैना वीडियो आ जाती है नैब चेयरमैन की मंजरे पे, तो वहां कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो अब नैब चेयरमैन को लपेटना चाह रहे हैं, घर भेजना चाह रहे हैं। तो इनका दोहरा म्यार, दोहरा बयानिया है। असूली तौर पे अगर आप देखें तो आसफ अली जरदारी हो या हमजा शहबाज हो, इनको पाकिस्तान की अदालतों और अदारों का सामना है, हुकूमत का नहीं है। वारंट गिरफ्तारी इनके इशू करती है पाकिस्तान की नैब, जो कि ऑटोनोमस अदारा है, जो इंडिपेंडेंट है। इनके जो जमानत कबल गिरफ्तारी के रिलीफ कैंसिल हो जाती है, नहीं दी जाती, वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। अगर इन्होंने चोरा चिकारी नहीं की, लूटमार नहीं की, तो इनको पाकिस्तान के अदारों पे, अदालतों पे एतमाद होना चाहिए। खुद कहते हैं कि हमें माजी में रिलीफ मिला है पाकिस्तान की अदालतों से।
अब और अगर फैसले किसी भी तरह के हो रहे हैं, जो कल बिलावल ने बात की है, लेकिन फिर भी हम अदालत का एहतराम करते हैं, तो फिर हैदर जमान साहब फिर हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम क्यों ठहराते हैं? और अब जो ईद के बाद आप लोगों का लाए अमल था, क्या करने जा रहे हैं? मकबूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या रही है, वो इलेक्शन में हमें दिखाई दिया ना। तो आपको लगता है कि अगर आप अवामी राब्ते मुहिम के लिए भी निकलेंगे सिवाय सिंध के, तो अवाम आपके पीछे निकलेंगे? ये तो आपका ख्याल है ना, और आप उस इलेक्शन को जो कि एक सिलेक्शन है जिसको फाफिन ने एक्सपोज कर दिया, उसकी बुनियाद पे पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलर एक जमात के बैरोमीटर को जांचेंगी। जहाँ तक बात की, देखिए जो डार साहब बात कर रहे हैं, हम एहतराम तो करते हैं, लेकिन एहतराम का ये मतलब कि नहीं, ये तो नहीं है ना कि ये कोई कुरान और हदीस है। अदालतें जो हैं एक आइन और कानून के मुताबिक चलनी है ना, और अगर किसी ने कंटेम्प्ट लगानी है तो लगा दे। अगर एक फैसला गलत है और सीआरपी की सेक्शन 204 रेड विद सेक्शन 91 ये कहती है कि जब ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है तो कोई और इदारा उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो गलत फैसला दिया है ना अदालत आलिया ने। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अगर वहां भी फैसला गलत आता है तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। फेयर कमेंट की इजाजत है इस मुल्क में। ये तो कोई बात नहीं ना कि ये कोई आसमान से सहीफे उतरे हैं, इस मुल्क के आइन के मुताबिक ही काम करना है ना। और जिन फाजिल जजेस ने उल्टे सीधे फैसले दिए हैं, अब कईयों के खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो रहा है कुछ मामलात में, तो क्या तो बिल्कुल जो है फिर वही आपका मौक़िफ़ है जो कल बिलावल भी कह रहे थे कि कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं और हम आगे भी लड़ेंगे। उस्मान डार साहब आप साथ मौजूद थे, हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ प्रोग्राम में दे रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।